ब्लडी इश्क, वेद और पलक की कहानी, एपिसोड 17। वेद काफ़ी देर से सभी की बातें सुन रहा था। अब उसे रहा नहीं गया, पर वह तपस्वी जी के फैमिली के मैटर में नहीं पड़ना तो नहीं चाहता था, पर लोग यहाँ इतने इकट्ठे हो गए थे जो देखकर उसे बोलना ही पड़ा। वह अपने आँखों से चश्मा उतारते हुए आगे आया, बगैर किसी के जवाब दिए सबसे पहले तपस्वी जी के पास गया, जो इस वक्त अंदर कुर्सी पर बैठे थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के कगार पर आ गया था। वेद हाथ में पकड़े हुए फाइल तपस्वी जी की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी का पेपर है, मतलब कि तुम्हारी ज़मीन का। आज से तुम्हें या तुम्हारे साथियों को किसी को भी ज़मीन खाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज से तुम लोगों का ही है। वेद की आवाज़ सुनकर तपस्वी जी उसके तरफ देखने लगे। उनका जो सीने में दर्द हो रहा था वह नम हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि जितनी बार वेद उनसे मिला था, हर बार बदतमीजी से पेश आता था, हमेशा तू करके बातें करता था, पर आज और तुम करके बातें कर रहा था। यही तो वेद की खासियत थी। जब भी वह किसी नए इंसान से मिलता था, बगैर रिस्पेक्ट दिए तू करके बातें करता था, पर बात जब इंसानियत पर आ जाए तो अपना बातें करने का लहजा भी बदल देता था। उतने में दादी ताने देते हुए बोली, हमारे यहाँ जब बेटी की शादी होती है तो दामाद को हम दहेज में देते हैं, और तुम हमारे घर से बेटी उठाकर लेकर गए और बदले में ज़मीन के कागजात दे रहे हो, जो कि यह ज़मीन हमारी है। देखा बेटे, क्या फ़ायदा इसी बेटी को पढ़ा लिखा कर इज्जत देकर जो हमारे ही मुंह पर काली पोत कर चली गई। मोहन जी घर के अंदर आ गए थे, बल्कि 2-4 लोग घर के अंदर प्रवेश कर गए और बाकी की भीड़ भाड़ बाहर खड़ी थी। तपस्वी जी की जो दर्द नम हुआ था, वो अपनी बेटी को देखकर दर्द बढ़ गया, क्योंकि बात अब इज्जत पर आ गई थी और आज उन्हें अपनी इज्जत नीलामी की तरह दिख रहा था। वह कुर्सी के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि उनका हाथ लड़खड़ा गया, जो देख पलक तुरंत उन्हें सहारा दी तो तपस्वी जी ने उसे हल्का धक्का देकर दूर कर दिया। वेद यह सब देख रहा था। तपस्वी जी खड़े हुए, उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखकर हल्का दबाते हुए बोले, क्या मैं तुमसे भीख मांगने गया था कि मेरी ज़मीन मुझे लौटा दो? तपस्वी जी का इतना कहना कि वेद अजीब तरह से उन्हें देखने लगा, मानो उसे लगा कि ज़मीन की बातें सुनकर तपस्वी जी खुश हो जाएंगे, पर यहाँ तो सिचुएशन ही खराब हो चुका था। वह एक हाथ में फाइल तो दूसरे हाथ को जेब पॉकेट में डाले एटीट्यूड के साथ खड़ा रहा। तपस्वी जी आगे बोले, ले जाओ उस ज़मीन को, मैंने तुम्हें भीख में दे दिया, और साथ में इसे भी लेकर जाओ, क्योंकि इसके लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है, क्योंकि कल को इससे तो कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि 2 बार तुम इसे लेकर गए हो, तो अब मैं इसे घर में नहीं रख सकता। अगर इसे रखा भी तो यह गांव वाले इसे जिंदा खा जाएंगे, बदले में हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तपस्वी जी का ऐसा कहना तो नहीं चाहते थे, पर जो उनके सामने लोग खड़े थे उन्हें देखकर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये शब्द कह दिया। दादी अपने बेटे के समर्थन में खड़ी थी, वहीं गरिमा जी तेजी से भागते हुए किचन में चली गई, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि तपस्वी जी ऐसा कुछ कहेंगे या करेंगे। वह ज़ोर ज़ोर से अंदर रोने लगी। उनके पीछे नंदिनी भी भागते हुए आई। पलक तो भूत बने खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा कि आज उसके पापा ऐसा कुछ कहेंगे। आज तक उसकी दादी ने बहुत कुछ सुनाया, पर आज उसके पापा भी। वह तो सदमे में जाने लगी। वे जैसे कि तैसे ही खड़ा रहा। वह कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर मामला पूरी तरह गड़बड़ हो चुका था। वहीं मोहन जी और बाकी के लोगों वेद के तरफ आकर बोले, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तपस्वी जी ने
क्या कहा, इसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना जो काम पुलिस नहीं करती वह सब हम करेंगे। मोहन जी का इतना कहना कि वेद घूरकर उनके तरफ देखा। उतने में टाइगर अपना पिस्तौल निकाल कर तान लिया, जो देखकर सभी लोग घबरा गए। तपस्वी जी तो डर गए और वह पलक के तरफ देखकर बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया पलक। हमारा घर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा तुमने आज बना दिया है। हमेशा यहाँ इज्जतदार लोग आकर खड़े होते थे और आज सब लोग थू थू करने खड़े हुए हैं। बरसों की इज्जत कमाई आज मिट्टी में तुमने मिला दिया। वेद टाइगर को पिस्तौल नीचे रखने के लिए ऑर्डर दिया, जो देखकर टाइगर 2 कदम पीछे हो गया। वेद को किसी के भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वह सिर्फ तपस्वी जी से बात करना चाहता था। वेद लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, लोग क्या कहेंगे, तुम्हें अपनी बेटी पर यकीन करने के बजाय दूसरों पर कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन नहीं ये वही तुम्हारी बेटी है जिसे अपना और अपनी ज़मीन बचाने के लिए वह मुझसे भिड़ गई थी? याद है कि भूल गए? ये वही तुम्हारी बेटी है, अपना नहीं बल्कि सभी के ज़मीन के लिए वो अपने आप को दांव पर लगा दी थी। और एक आखिरी बार कहता हूँ कि तुम्हारी बेटी को मैंने किडनैप नहीं किया था। वह जिस तरह से सीरियस होकर बोल रहा था, पलक उसके तरफ देखने लगी, क्योंकि वह सही कह रहा था। पलक अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ये ज़मीन बचाने की कोशिश कर रही थी, पर बदले में उसे क्या मिला? परिवार और गांव वाले सभी मिलकर उसे यहाँ से निकाल रहे थे। टाइगर जब पिस्तौल निकाला था तो सभी लोगों ने, अब वह जितने लोग इकट्ठा थे सब के सब चिल्लाने लगे। अब वहाँ भीड़ बहुत इकट्ठा हो गया था और इतना शोर शराबा देखकर तपस्वी जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी तबीयत बिगड़ते जा रहा था। वह जो सहारा लेकर खड़े थे वह अचानक से वापस कुर्सी पर बैठ गए। उनके शरीर में जो तकलीफ बढ़ गया था वह कंट्रोल नहीं हो पाया। वेद तपस्वी जी को देखकर समझ गया कि उनकी तबीयत बिगड़ रहा है, इसलिए वह थोड़ा झुककर धीरे से कहा, आर यू ओके? वेद थोड़ा झुककर तपस्वी जी से पूछ रहा था कि तपस्वी जी जोर से चिल्लाते हुए बोले, दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और हमारे परिवार से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ और भीख में मेरी ज़मीन भी लेकर जाना। तपस्वी जी के कहे हुए शब्द सुनकर वेद को बहुत गुस्सा आया, पर उनकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर वह कुछ बोला नहीं, अपने आप को शांत करने लगा। पलक भागते हुए अपनी माँ के पास जा रही थी कि दादी ने उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोली, दफ़ा हो यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देख सकती, नाक कटवा के रख दिया है। पलक अपनी दादी का हाथ दूर करते हुए भागकर किचन में गई। वह अपनी माँ को पीछे से पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और साथ में ये भी कह रही थी, मम्मी मैंने कुछ भी नहीं की। आपको भी लगता है कि मैं इस लड़के के साथ मिलकर ये सब कर सकती हूँ? आपने तो अपनी आँखों से देखा था ना कि उन लोगों ने मुझे किस तरह से किडनैप किया। फिर आप कुछ क्यों नहीं बोल रही? पलक का इतना कहना कि गरिमा जी उसका हाथ दूर की और पीछे मुड़कर उसे देख रोते हुए बोली, तू जो कह रही है सब मैं मान लेती हूँ, ठीक है। अगर इसने किडनैप नहीं किया तो तू क्यों इसके साथ इतने दिन थी? बता, क्या है तेरे पास कोई जवाब? तेरी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गया पलक, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। और तू है कि अब आकर बता रही है? अगर तू सच भी रहेगी तो कौन यकीन करेगा? मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता मम्मी, मुझे आप लोगों से फ़र्क पड़ता है, सिर्फ आप लोगों से। पलक बोलते वक्त अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिए, वहीं गरिमा जी उसके हाथ दूर करते हुए बोली, पूरा गांव हमारे दरवाजे पर खड़ा हो गया है पलक, बहुत बेइज्जती हुआ है सिर्फ तेरी वजह से। यह सुन पलक रोते हुए बोली, मम्मी फिर आप क्या चाहती हो? मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँ? मैं आप लोगों को छोड़ दूँ?
मर जाऊंगी पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। करीमा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि उतने में नंदिनी बोल पड़ी, मम्मी दीदी को कुछ दिन के लिए मामा के घर भेज दो ना, जीजी वहाँ सही सलामत रहेंगी। यहाँ तो लोग दीदी के साथ हमें भी घर से बाहर निकलवा देंगे। करीमा जी का दिमाग काम करना बंद हो गया था, पर नंदिनी ने जैसे कहा तो करीमा जी पलक के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ पलक, नंदिनी सही कह रही है। तू कुछ दिन के लिए मामा के घर चली जा, मैं वहीं आकर तुझसे मिलूंगी। पलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आज उसकी वजह से उसकी फैमिली को इतनी तकलीफ हो रहा है। गलती तो उसकी भी नहीं थी, पर बेचारी क्या ही कर सकती है। और माहौल ऐसा बन गया था कि कोई ठीक तरह से सोच समझ नहीं पा रहा था। हर कोई एक दूसरे से नाराज होकर बैठ गया था। उतने में दादी अंदर आई और उन्होंने पलक का हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हुए बोली, हम लोग तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तेरी वजह से आज हम लोगों का मुंह दिखाना पाप हो गया है। दादी पलक का हाथ पकड़ के एकदम बाहर लाकर चौखट से उसे बाहर निकाल दी। यह नज़ारा वेद भी देख रहा था। उसे सच में अब बहुत गुस्सा आने लगा था। उतने में एक आदमी आगे आते हुए कहा, अब क्या रह गया था जो आकर तमाशा दिखा रहे हो? साथ में अपने इतने बॉडीगार्ड भी लेकर आए। जाओ जाकर खुशियां मनाओ। तुमने तो अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन कर दिया। वह आदमी कुछ और कह पाता कि उतने में वेद आगे आकर उसका कॉलर पकड़ तेज आवाज में बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक लड़की पर इस तरह से ब्लेम कर रहा है? तुझे पता भी है वह कहाँ थी, किस हाल में थी? तुम जैसे लोगों को बस बहाना चाहिए कि दूसरों के घर के मजे लेने आ जाते हो। वेद बोल ही रहा था कि दूसरे आदमी ने वेद का हाथ पकड़ छुड़ाने लगा। उसने जैसे वेद का हाथ पकड़ा कि वेद को बहुत गुस्सा आ गया और वह उल्टे हाथ से उसे दे मारा। यह सब इतना तेजी से होने लगा कि सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और दादी जो दरवाजे पर खड़ी थी उन्होंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, देखा बेटा, बस यही रह गया था देखने के लिए। अब तो यह लड़की मार कत्ल करवा कर ही रहेगी। तपस्वी जी जैसे जैसे करके उठे और बाहर आए। उतने में गरिमा जी, नंदिनी सब बाहर आ गए। सबके सब रो रहे थे क्योंकि वेद ने उस आदमी के मुंह पर जोरदार तमाचा जो मार दिया था। यह सब देखकर पलक जोर जोर से रोने लगी। इतने में गरिमा जी पलक का हाथ पकड़ बोली, तुझे सच में यह सब देखा जा रहा है? मैंने जो तुझे कही क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? जल्दी चली जा यहाँ से, बात और बढ़ जाए। तपस्वी जी बाहर आए और वेद को गुस्से में कहा, निकल जाओ मेरे घर से और हमारे परिवार की जिंदगी से, दफा हो जाओ वरना। वेद सच में अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था और वह एक कदम आगे बढ़ाए कि पलक आगे आकर हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज यहाँ से जाओ। उसे लगा कि वेद कहीं उसके पापा को मार ना दे। वेद पलक का हाथ पकड़ के साइड किया और फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, ये रही तुम्हारी ज़मीन के पेपर और तुम्हारी बेटी, दोनों संभाल के रखो वरना लोगों का सोचोगे तो सब हाथ से निकल जाएगा। ये ज़मीन तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अगर इस पर किसी ने कब्जा करने का सोचा भी तो मैं होने नहीं दूंगा। सबको यही लग रहा था कि वेद इसलिए ज़मीन दे रहा है क्योंकि पलक के साथ उसके संबंध हैं, वरना वह जिस तरह से ज़मीन के पीछे हाथ धोकर पड़ा था भला कौन दे सकता है। सबके सब गलत तरीके से ये सारी चीज़ें सोच रहे थे। इतना बोल वेद वहाँ से जाने लगा कि तभी दादी पीछे से बोली, इसे भी लेकर जाओ। इसे कहाँ छोड़कर जा रहे हो? हमारे घर की इज्जत उछाल कर कूड़ा मेरे घर में रख कर जा रहे हो?
दादी की आवाज़ सुनकर वेद वहीं रुक गया था और आंखों पर चश्मा लगाते हुए कहा, अगर मुझे इस्तेमाल करना ही होता ना तो मैं कभी इसे इतनी इज्जत के साथ लेकर नहीं आता। जो चीज़ मेरी हो जाती है वह पूरी दुनिया एक खिलाफ हो जाए। मैं अपनी चीज़ किसी को नहीं देता। और रही बात इस लड़की की, तो ये तुम्हारी वफादार बेटी है, संभाल कर रखो वरना सब बिखर जाएगा। इतना बोलकर वेद कार में जाकर बैठ गया। देखते ही देखते तीनों कार सबके आंखों से ओझल हो गया। पलक अपने लिए पहली बार किसी दूसरे के मुंह से तारीफ सुन रही थी, और सबसे बड़ी बात थी कि वेद के मुंह से, और दूसरी कि वह जमीन के कागजात देकर गया। पलक नज़र उठाकर अपनी माँ के तरफ देखी, जो दोनों हाथ जोड़ जोड़ सर ना में हिला रही थी। उनका कहना था कि यहाँ से चली जाए वरना बात और बढ़ जाएगा, क्योंकि रोज़ घर में एक नया बखेड़ा होगा। पलक एक नज़र अपने पापा और बाकी घर वालों को देखी, यहाँ तक कि वह दरवाजे पर खड़े सभी लोगों की तरफ देखी जो तुच्छ नज़रों से उसे देख रहे थे। पलक बगैर रुके वहाँ से जाने लगी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बल्कि उल्टे हाथ से अपने आंसू भी साफ कर रही थी। गरिमा जी अंदर आकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सबको यही लग रहा था कि यह लड़की आगे जाकर उस लड़के के साथ ही जाएगी। पलक 5 मिनट तक चलती रही। उतने में गरिमा जी ने मोबाइल और कुछ पैसे नंदिनी के हाथ में देकर इशारा किया। नंदिनी वह सब हाथ में लेकर साइड से निकलते हुए सभी के तरफ देखी। सब आपस में बातें कर रहे थे, किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, और वह सिर पर दुपट्टा रखकर जोर से भागते हुए रोड की तरफ गई। उसकी बहन सीधा चलते जा रही थी और वह पलक के पास आकर उसके गले लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। दोनों बहनें एक दूसरे से के गले लिपटकर रो रही थी। जब दोनों एक दूसरे से अलग हुई तो नंदिनी ने हाथ में मोबाइल और पैसा देते हुए कहा, मामा के घर पहुंचते ही मैसेज कर देना, मम्मी आपको रात में कॉल करेगी और मम्मी आपसे मिलने बाद में आएंगी। पलक नंदिनी के हाथ पकड़ रोते हुए बोली, नंदिनी क्या तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? मैं ऐसा कर सकती हूँ? नंदिनी अपनी बहन के आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं जीजी, आप कभी ऐसा नहीं कर सकती। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए पर मैं कभी नहीं मानूंगी कि आप ऐसा कर सकती हैं। आप मेरी बहादुर बहन हो। देखा ना, वह तो गुंडा होकर आज हार मान गया। उसने भी सबके सामने आपकी तारीफ किया कि आप बहादुर हो। आपको तो पता है ना, गांव वाले सबकी सोच एक जैसी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा जीजी, बस हौसला मत हारना, सब पहले जैसा हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों बहनें एक दूसरे के गले लिपटकर वापस रोने लगी। नंदिनी एक बार फिर से बोली, जीजी अब मैं चलती हूँ वरना फिर से एक नया बखेड़ा चालू हो जाएगा। बहुत जल्द मैं और मम्मी आपसे मिलने आएंगी। इतना बोलकर नंदिनी वहाँ से चली गई। पलक फिर से रोने लगी। बिना कुछ किए आज उसकी इज्जत पर तरह तरह के लांछन लगा रहे थे। पलक धीरे धीरे चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी। उसका दिल और दिमाग दोनों काम करना बंद हो गया था और बस चलते हुए जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। कहाँ जाना उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह एकदम धीरे धीरे कदम रख रही थी। ऐसे ही 20 से 25 मिनट तक वह चलती रही, जिससे वह काफ़ी दूर तक आ गई थी, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही थी, जो देखकर पता चल रहा था कि वह गांव का मेन रोड है। पलक वहीं खड़ा होकर रो रही थी। आते जाते लोग गौर से उसे देख रहे थे और सबको इस तरह देखता देख उसे अजीब लगने लगा। वह
जल्द से अपने आंसुओं को पोंछी और थोड़ी सी आगे जाकर खड़ी हो गई। कहने को वह अपने आप को शांत कर रही थी, पर ज़्यादा रोने की वजह से वह अभी भी सिसकियां लिए जा रही थी। 5 मिनट तक वो अपने आप को शांत की। जब उसे पूरी तरह सामने रोड दिखाई देने लगा, तब उसे याद आया कि उसकी मम्मी ने कहा था कि मामा के घर चली जाए, क्योंकि ज़्यादा रोने की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। पर अब काफ़ी हद तक वह शांत हो चुकी थी, पर उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। आज वह पहली बार अपने परिवार के बगैर कहीं बाहर जा रही है, उसके आगे पीछे कोई खड़ा नहीं। यह सब सोचकर उसे और भी रोना आ गया। अब धीरे धीरे शाम होने को आ गया था, जो देखकर पलक यहाँ से जल्दी जाना चाहती थी, वरना उसे सवारी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही सब सोचकर उसके हाथ देखकर रिक्शा रुकाया और अपने मामा के घर का एड्रेस बताकर बैठ गई। दूसरी तरफ वेद घर आ गया था। आते ही वह अपने कमरे में जाने से पहले टाइगर से कहा, आज रात में ही हमें मुंबई के लिए निकलना है, टिकट बुक करो। वेद का इतना कहना कि टाइगर हाँ में सिर हिला दिया और वेद अपने कमरे में आते ही वॉच, मोबाइल साइड में रख कपड़े निकाल वॉशरूम में चला गया, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इचिंग होना चालू हो गया था, क्योंकि वह इतने लोगों के बीच में जो गया था। काफ़ी देर तक वह शावर लेते रहा, जब तक कि वह खुद को शांत नहीं कर लिया। उसके बाद वह बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकला तो बाहर से टाइगर दरवाज़ा खटखटाया। वेद ने उसे परमिशन दिया अंदर आने के लिए। टाइगर अंदर आते ही शांत आवाज़ में कहा, बॉस, उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया। वेद, जो अभी शावर लेकर आया था, वह मिरर में खुद को देख ही रहा था। उसका हाथ जो अभी बालों में था, वह यह सुनकर हाथ वहीं रुक गया। सच में वेद को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी शो नहीं किया। सबसे ज़्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया कि पलक अपनी जगह एकदम सही है, पर बदले में उसे क्या मिला? वह अपने परिवार और बाकी लोगों की ज़मीन बचाने के लिए उसने अपने आप को दांव पर लगा दी, पर उसे क्या मिला? किसी का भी उसे सहारा नहीं मिला। वेद कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि चुप हो गया, क्योंकि सच में उसे बहुत बुरा लग रहा था। और एक बात के लिए उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा पलक पर भी आया, क्योंकि इतना भी अच्छा होना बेकार है जहाँ पर उसकी फैमिली उसकी सपोर्ट ना बने। उन्हें पता होते हुए भी उनकी बेटी सही है, फिर भी उसे घर से निकाल दिया गया। टाइगर चुपचाप खड़ा था, वह अपने बॉस के बोलने का इंतज़ार कर रहा था। वहीं वेद अपने बालों को झटकते हुए आगे कहा, पता लगाओ कहाँ है वह। टाइगर अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वेद मिरर में खुद को देख रहा था, बल्कि वह पलक के बारे में सोचने लगा कि उसकी आंखों के सामने उस लड़की को कितना जलील किया गया। उसके बाद वेद अपना कपड़ा पहनने लगा। शाम का वक्त, अंधेरा छाने लगा था। पलक अपने मामा के गांव में उतर गई थी। वह चलते हुए अंदर की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसके मामा का घर थोड़ी सी दूरी पर था। वह जैसे आगे जा रही थी और दूर से उसने अपने मामा का घर दिखाई दिया कि अचानक से उसके कदम वहीं रुक गए। उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगा कि वह अपने मामा के घर जाएगी तो सब लोग उसे 100 सवाल पूछेंगे, बल्कि उसके पापा को भी कॉल लगाकर पूछेंगे, क्योंकि पलक के रो रो कर अवतार ही बदल गया था। और अकेले इस तरह घर आना, जाहिर सी बात है सब लोग सवाल तो पूछेंगे ही। यही सब सोचकर उसका मन नहीं कर रहा था आगे जाने के लिए, पर वह इतनी रात को जाएगी भी कहाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था।
पलक वहीं रुककर सोचने लगी कि कहाँ जाए, मामा के घर जाए कि वापस अपने घर जाए। बहुत सोचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि आज रात वह अपने मामा के घर रुक जाए। दूसरे दिन वह फिर से अपने घर आकर अपने मम्मी पापा को मना लेगी। एक नहीं बल्कि न जाने कई तरह के उसके सवाल दिमाग में आ रहा था, पर बेचारी सोच सोचकर पूरी तरह थक गई। आखिरकार उसने सोच ही लिया और उसने खुद को तैयार करते हुए बोली, बस पलक, बहुत हो गया। मैं इस तरह नहीं भागूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अपने घर ही जाऊंगी, चाहे उसके लिए मेरे घर वाले मुझे कोई भी सज़ा दे, वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर मैं ऐसी सज़ा नहीं चाहिए जहाँ मुझे मुंह छुपा कर रहना पड़े। आखिर मेरी गलती ही क्या है? पलक इतना सोचकर पीछे मुड़ी और वापस अपने घर के लिए निकल पड़ी। इधर तपस्वी जी का घर। पलक के जाते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग तो समझ भी रहे थे तो कुछ लोग अलग अलग अपनी राय बांट रहे थे। अब अंधेरा होने की वजह से सभी लोग अपने घर चले गए थे। तो वहीं तपस्वी जी की तबीयत अब पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनके साथ गरिमा जी और नंदिनी दोनों गई। दादी अकेली घर पर थी क्योंकि गरिमा जी ने उन्हें घर रुकने के लिए ही कहा था। वह नहीं चाहती थी कि अपने बेटे को देखकर उनकी भी तबीयत खराब हो जाए। टाइगर की खबरी ने उसे खबर किया कि पलक को लास्ट टाइम रोड पर खड़ा देखा गया था, क्योंकि जब वेद वहां से गया तब उसका एक बॉडीगार्ड उस भीड़ भाड़ में खड़ा था। टाइगर ने उसे खड़ा होने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें यहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। पलक वापस रिक्शा में बैठकर अपने घर आने के लिए निकल पड़ी। पलक के बारे में सारा खबर टाइगर को मिल रहा था। पलक जब घर पहुंची तो इस वक्त उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था और आसपास में भी लोग नहीं थे, क्योंकि अब काफ़ी हद तक अंधेरा छा गया था, जिसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि लोग अपने अपने घर पर रहेंगे। पलक अंदर ही अंदर डर रही थी कि कहीं वापस आकर वह घर में सबको परेशान ना कर दे। फिर भी बेचारी हिम्मत करते हुए गई और जैसे उसने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं। तो उसने दूसरी बार दरवाज़ा खटखटाया तो इस बार दादी ने दरवाज़ा खोला और पलक को जैसे उन्होंने देखा तो उनका गुस्सा आग की तरह धधकने लगा। दादी हाथ में छड़ी ले आगे करते हुए बोली, अरे करमजली, तू अभी तक गई नहीं? अब क्या सबके मरने का इंतजार कर रही है? यह सुन पलक रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ बोली, दादी मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। दादी आप तो मेरी बात समझो, मुझे पापा से बात करना है। यह सुन दादी बोली, अगर तू यहाँ से गई नहीं ना तो इस छड़ी से मार मार के तेरी जान ले लूँगी। दफ़ा हो जा यहाँ से। वहीं दूर खड़ा वह शख्स सब कुछ देख रहा था और उसने तुरंत कॉल लगाकर टाइगर को इन्फॉर्म किया। टाइगर ने वेद को इन्फॉर्म किया और वेद उसे कुछ इशारा किया। पलक लगातार गिड़गिड़ाए जा रही थी। वह इतनी रात को कहीं जाना नहीं चाहती थी। वह अपने मम्मी पापा को अपनी बात समझाना चाहती थी। पलक घर के अंदर जाने के लिए कितनी बार अपनी कदम आगे बढ़ाई होगी, पर दादी ने छड़ी से बार बार उसे बाहर धक्का दे रही थी और इस वक्त घर में कोई था भी नहीं। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा कि तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकी और उस कार में से कोई और नहीं बल्कि टाइगर निकला। वह चलते हुए पलक के पास आया। वह जैसे आकर खड़ा हुआ तो उसके तरफ पलक और दादी दोनों देखने लगी। पलक तो अभी भी रो रही थी, उसने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दी, पर वहीं दादी पलक का मजाक बनाते हुए बोली,
जितनी बार तू यहाँ आती है उतनी बार तेरे चेले चपेटे भी आते रहते हैं। क्या हम लोगों को दिखाने के लिए आती है, नौटंकीबाज लड़की। दादी इतना ही नहीं बहुत कुछ पलक को सुनाने लगी। टाइगर को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कहा, पलक मैडम, वेद बॉस ने आपको लेने के लिए भेजा है। उनके ऑर्डर से मैं यहाँ आया हूँ। टाइगर का इतना कहना कि पलक को गुस्सा आ गया और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से। तुम लोगों की वजह से आज मेरी ये हाल हुआ है और तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, बोलो। टाइगर अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए बोला, मैडम आप गाड़ी में बैठिए वरना बॉस यहाँ खुद आ जाएंगे आपको लेने के लिए। पलक कुछ कह पाती कि उसके पहले दादी दांत पीसते हुए बोली, इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ वरना मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पता नहीं आज मेरे हाथों से क्या हो जाएगा। इतना बोलकर दादी 2 कदम पीछे ली क्योंकि वह घर में आ गई थी और उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। पलक देख सकती थी कि आज उसके लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। वह अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख जोर जोर से रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट तक वह रोती रही। उसके बाद वह टाइगर को देखी जो उसे चलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। पलक को इतना गुस्सा आ रहा था और उसे वेद से भी जवाब चाहिए था जिसकी वजह से वह आगे जाने लगी और उसके पीछे टाइगर भी आया और पलक कार में जाकर बैठ गई। डियर लिसनर, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।